बैकएंड टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट होता है। और बैकएंड टेक्नोलॉजीज वो अगर आपका ये बैकएंड टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, इसलिए थोड़ा और भी देता हूँ, ठीक है। अगर जो जावा वाले हैं, जावा जब आप वर्क करते हो तो आपके पास क्या रहता है, यस, कोर जावा, राइट। कोर जावा में आप सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो, राइट। और ये एप्लीकेशन आपका डॉट जार बनता है ऑलवेज, राइट। दूसरा रहता है एडवांस जावा, ठीक है। अब इस एडवांस जावा में आपके मल्टीपल टेक्नोलॉजीज रहती है, स्टैक है कौन सा। फर्स्ट है आप स्प्रिंग, स्प्रिंग से पहले स्ट्रट यूज किया जाता था, ठीक है। स्ट्रट, स्ट्रट अभी पहले आया था 1.0 था, अभी 2.0 पे चलता है। स्ट्रट मतलब क्या रहता है, वेब एप्लीकेशंस, वो भी डायनेमिक, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट होता है। वेब एप्लीकेशंस में ऑलवेज आपके दो कंपोनेंट्स काम करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स, ये दो काम करते हैं। और इनके बीच में भी और बहुत सारे काम करते हैं। एक रहता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। हेडर रहता है, सेशन रहता है ना। हेडर में हम डेटा एज अ टोकन और फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेशन में हम एज अ एप्लीकेशंस के सेशंस, ब्राउजर का सेशंस, ये डिफरेंट रहता है, ठीक है ना। तो सेशन में हम क्या करते हैं, जो लॉगिन यूजर है, सेशन मेंटेन करना है। सेशन मेंटेन करना है मतलब क्या करना है, अगर मैं लॉगिन हूं और लॉगिन मुझे, ऐसा आपने कभी देखा है, अगर मैंने 8:30 को जीमेल लॉगिन किया, राइट। तो थोड़ा इसके लिए बता रहा हूँ इलेबोरेट करके पूरा डिटेल्स में कि कहाँ पे कौन सा टेक्निक्स वर्क होता है, ओके। 8:30 को अगर मैंने जीमेल लॉगिन किया, फॉर एग्जांपल या कोई अदर वेबसाइट पे मैंने लॉगिन किया, ठीक है। और उनके वेबसाइट का सेशन आउट टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। उस डेस्कटॉप पे, उस ब्राउजर पे आपने फिर से कोई भी क्लिक नहीं किया और कोई इवेंट्स ट्रिगर नहीं किया, एक्शंस कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो आपको क्या करता है, यस, लॉग आउट करवा देता है, यस और नो। तो जब वो लॉग आउट करवाता है तो वो सब हैंडल हम सेशन से करते हैं, क्लियर है, यस एवरीवन। या तो इवेंट इमीटर भी यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब ये जब हमारा वेब डायनेमिक एप्लीकेशन चलता है स्ट्रट 2 वाला, तो ये अभी ओल्ड है, 10% कंपनीज यूज करती है, ऑलमोस्ट 10% ही यूज करती है। नेक्स्ट, उसके बाद स्टार्ट में जो प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व किए सर्वलेट टेक्नोलॉजी में, सर्वलेट जेएसपी, ये अभी भी चलता है, ओके। सर्वलेट जेएसपी ये अभी भी चलता है, ये भी वेब डायनेमिक एप्लीकेशंस है। और अभी इसका नेक्स्ट हाईली वर्जन्स एडवांस जावा में स्प्रिंग एमवीसी है, समझ रहे हो, यस। इसका ही नेक्स्ट एडवांस वर्किंग, इसमें जो डिटेल्स चलता है बैकएंड में सेम वही यहाँ पे चलता है, बट यहाँ पे सिर्फ ओनली आपका डिस्पैचर सर्वलेट मेन वर्किंग करता है, राइट, यस और नो। तो स्प्रिंग एमवीसी में आपके जेएसपी पेजेस, एचटीएमएल पेजेस, कंट्रोलर क्लासेस विद इन अ सिंगल एप्लीकेशंस में रहते, राइट, विद इन सिंगल एप्लीकेशंस में रहते, मतलब आपका जेएसपी पेज भी बैकएंड पे है, कंट्रोलर भी बैकएंड पे है। तो इस टाइम के टेक्नोलॉजी के लिए हमें, यस, jQuery, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अजाक्स कॉलिंग ये यूज करने के लिए आता है, क्लियर है, यस एवरीवन।
अब स्प्रिंग एमवीसी के बाद में से उन्होंने क्या लाया, स्प्रिंग बूट लाया। ये तो स्प्रिंग बूट मोस्ट वेब सर्विसेज के लिए डिजाइन हुआ था और उसके लिए डिजाइन हुआ है, बट हम स्प्रिंग एमवीसी का कोड स्प्रिंग बूट में यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब वेब सर्विसेज जब यूज करते हैं तो मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डिजाइन करना पड़ता है। उसमें आया फिर एंगुलर फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। और बैक एंड के लिए फिर पाइथन रहेगा, पाइथन, जावा रहेगा, जावा एक्सेट्रा, डॉट नेट शार्प वगैरह जो रहेगा आपका वो यूज। इस एंगुलर के अंदर आपका लैंग्वेज वर्क होता है टाइपस्क्रिप्ट। कौन सा होता है, टाइपस्क्रिप्ट होता है। बट जब टाइपस्क्रिप्ट वर्क होता है तो उस टाइपस्क्रिप्ट के लिए मेन बेसिक टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज जो डिजाइन हुआ है इस जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज को यूज करके डिजाइन किया है। क्लियर है? तो टाइपस्क्रिप्ट का बैकबोन कौन है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी टाइपस्क्रिप्ट जो है ये डिजाइन हुआ प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है गूगल का। मतलब एंगुलर जो है ये गूगल वालों ने डिजाइन किया, गूगल की इसकी दूसरी भी एक लैंग्वेज है, इसका नाम है गो, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज में हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा जो हमें लाइन ऑफ कोड इन जावास्क्रिप्ट में वर्क करना पड़ता था वो अभी जावास्क्रिप्ट के इंस्टेड टाइपस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, तो हमें वो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। रेडीमेड फीचर्स के कुछ भी फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, रेडीमेड फीचर्स, ठीक है। Also Angular it is a single page application, ये सबसे पावरफुल इसका थिंग्स है, ओके। अब कोई एंगुलर यूज करेगा और कोई रिएक्ट यूज करेगा, ठीक है। रिएक्ट ये फेसबुक वालों का लैंग्वेज है और इसका भी बैकबोन जावास्क्रिप्ट ही है। दोनों सिमिलर वैसे ही चलते हैं, दोनों के लिए नोड ही लगता है, नोड जैसा सर्वर लगता है, ठीक है, दोनों के लिए। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। क्लियर है? यस। जब आप स्प्रिंग बूट यूज करते हो तब आपका जेएसपी पेजेस भी आप इसमें रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट अगर नहीं रखना है, ओनली वेब सर्विसेज के अकॉर्डिंगली काम करना, तो आपका फ्रंट एंड एक तो एंगुलर रह सकता है या तो रिएक्ट रह सकता है। यस, क्लियर है? यस। तो एचटीएमएल में क्या रहेगा, सीएसएस में क्या रहेगा, jQuery क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट क्या रहेगा, अजाक्स क्या रहेगा, ये मैं आपको पहले पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। HTML में जितना भी लाइन ऑफ कोड या तो टैग्स, एट्रीब्यूट, एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, मोस्ट ऑफ जितने वर्क होते हैं हमारे वेब एप्लीकेशंस में, मोस्ट ऑफ वही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर मैं पूरा HTML यूज करूं तो मुझे कम से कम 6 महीने भी कम पड़ जाएगा, राइट? ऐसा ना। तो HTML का कोड कैसे वर्क होता है, जो बेसिक हम बोलते हैं ना बैकबोन, वो कैसे वर्कआउट होता है वो हम थोड़ा देखेंगे। उसमें हम टैग्स के अंदर जो फॉर्म लेवल टैग्स हैं, स्टाइल लेवल टैग्स है ना, दूसरे इनपुट फील्ड वाले टैग्स हैं, उसके आगे इनपुट फील्ड वाले टैग्स हैं, उसके आगे जो लाइन ऑफ जैसे CSS अकॉर्डिंगली भी, स्टाइलिंग अकॉर्डिंगली भी खुद के HTML के कुछ टैग्स हैं, बट वो उसका भी एक रेस्ट्रिक्शंस है ना, रेस्ट्रिक्शंस है, हम उतना ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि HTML के अंदर एक रीड ओनली नाम का एक स्टाइलिंग के लिए रहता है, रीड ओनली बोल के। तो ये क्या करता है, सिर्फ हमें डेटा रीड करने के लिए वर्कआउट करता है ना, विजिबिलिटी सिर्फ देगा।
मॉडिफिकेशंस, अपडेट, डिलीट उसको नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टाइल सीएसएस में चला जाता है। तो ऐसे जितने भी टैग्स लगते हैं हमें, हम वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर है एचटीएमएल के लिए? अब एचटीएमएल के टैग्स और एलिमेंट्स दोनों सेम रहता है। टैग और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोला जाता है। एचटीएमएल का टैग्स ऑलवेज ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसे रहता है। तो इसमें जो लिखते हैं ना ये नाम, इसको बोलते हैं टैग्स और एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल H1 लिखा, तो यहाँ पे H1 क्लोजिंग के लिए ये टैग्स एक्स्ट्रा ऐड होता है ना, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश ऐड होता है। और इसके बीच में जो डिटेल्स लिखूंगा उसको ये टैग्स के अकॉर्डिंगली क्या मिलेगा? यस, क्या मिलेगा? स्टाइलिंग मिलेगा, क्योंकि इस टैग को भी उन्होंने लाइब्रेरीज में बैकएंड में स्टाइलिंग प्रोवाइड करके रखा है, और वो ओनली ब्राउजर को अंडरस्टैंड होता है। समझ रहे हो? यस, वो सिर्फ ब्राउजर रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है? यस एवरीवन। तो HTML के टैग्स देखेंगे और उस टैग्स पे कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज किया जाता है ना, वो देखेंगे। ऑल्सो यहाँ पे एट्रीब्यूट में दो टैग्स इंपॉर्टेंट है, आईडी और सेकंड है नेम। ठीक है, ये ऑलवेज रिमेंबर रखो, इट इज अ यूनिकनेस आइडेंटिफिकेशंस, है ना। जब आप HTML का कोई पेज बनाते हो या JSP का पेज बनाते हो, ठीक है, तो इस पेज को डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, और इट इज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ना जावास्क्रिप्ट बोल सकते हो, jQuery बोल सकते हो, एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट रहता है, डॉक्यूमेंट नाम का। इस डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट वो आपका उस पेज पे क्या रहता है? क्रिएटेड रहता है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट उसका बना जाता है ऑलरेडी। जैसे आप ये पेज ऑन करते हो तो वो कैसे बनता है वो भी देखेंगे। और इस डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट से इस HTML में आपने जो भी कुछ लिखा है, लाइन ऑफ सिंटैक्स, कोड वगैरह, जितना भी सिंपल एक वर्ड में आपको चेंज करना है तो आप ये इससे यूज कर सकते हो। और उसके लिए आपको लगता है तो जावास्क्रिप्ट लगेगा या तो jQuery लगेगा। क्लियर है? यस एवरीवन। जावास्क्रिप्ट और jQuery लगेगा अगर आपको रियल सिनेरियो में इस पेज पे से कुछ भी डिटेल्स मॉडिफाई करना। तो इस सिनेरियो में आपका ये एट्रीब्यूट सबसे ऑलवेज यूज किया जाता है। ठीक है, आईडी। और वो ऑलवेज एवरी पेज पे अगर मैंने कोई फील्ड्स ऐड कर दिया, इनपुट फील्ड, उसके लिए आईडी मैंने I1 दे दिया, तो ये I1 फिर से इस पेज पे किसी को भी अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए उसको यूनिकनेस रखा जाता है। ठीक है, HTML में समझो एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है, एलिमेंट कैसे यूज करना है, और डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करवाकर जावास्क्रिप्ट jQuery उस पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये HTML में होगा। अब इस एट्रीब्यूट में आपका स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट आता है ना। उस स्टाइल में हम क्या करते हैं? CSS अप्लाई करते हैं, है ना। CSS अप्लाई करने के लिए आपके पास तीन वेज है। फर्स्ट है इनलाइन, दूसरा है एक्सटर्नल, थर्ड है इंटरनल। ठीक है, ये तीन में से आप क्या कर सकते हो? CSS अप्लाई कर सकते हो। तो CSS भी ये जो कोड है इनका खुद का पहले से भी कुछ चीजें डिफाइन करके रखा हुआ है, वो हम यूज करेंगे स्टाइल टैग में। ठीक है, वो एट्रीब्यूट में आता है। तो जब HTML यूज करते हो तो आपका कैसा रहता है? सिंपल पेज बनेगा, और उस पेज को आपको रिस्पॉन्सिव और डेकोरेटेड करना है ना, कलरिंग करना है ना। तो उस केस में आपका CSS आप इन तीनों वे से कहीं पे भी यूज कर सकते हो। क्लियर है CSS? अब CSS वाला कैसा चीज है वो बताता हूँ। CSS में आपको खुद से स्टाइलिंग अप्लाई करते बैठना पड़ता है, जिससे आपको लाइन ऑफ सिंटैक्स पूरा आपको पता होना चाहिए। तो CSS का काम
जो हमको यूज करना है वो आगे जाकर बूटस्ट्रैप नाम के कम्युनिटी ने क्या कर दिया, इनके जावास्क्रिप्ट जेएस लाइब्रेरीज, सीएसएस लाइब्रेरीज यूज करके इन्होंने क्या किया, क्लासेस फॉर्म किया। और उस क्लासेस को हमें सिर्फ हमारे HTML के पेज में क्लास नाम के एट्रीब्यूट के साथ यूज करना है। ये काम क्या करेगा, आपको सिर्फ क्लास यूज कर दिया और इसकी लाइब्रेरीज आपके पेज में कॉल कर दी, तो आपको CSS लगाने का जरूरत नहीं, खुद ब खुद CSS अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो बूटस्ट्रैप का ये काम होगा, इसका एक्स्ट्रा वर्जन बूटस्ट्रैप है, ठीक है। HTML हुआ, टैग्स हुआ, एट्रीब्यूट हुआ, CSS हुआ, ओके। jQuery जावास्क्रिप्ट क्या है वो देखते हैं। इसमें कोई डाउट्स नहीं यहाँ तक? यस। जावास्क्रिप्ट, अभी जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज ऑलवेज स्क्रिप्टिंग के लिए वर्क होता है। अब स्क्रिप्टिंग मतलब क्या रहता है वो बताता हूँ। सिंपल एक सिंगल लाइन में बोल दिया जाए तो विदाउट पेज रिफ्रेश करने से आपको क्या करना है, डेटा मॉडिफाई करना है ऑन सेम पेज, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। तो आप जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये चीज पेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल देखो, आपने ये चेक किया है क्या, बॉट प्रोग्राम रहता है, देखो बॉट प्रोग्राम। अब ये बॉट प्रोग्राम क्या रहता है वो देखो, कोई वेबसाइट आप हिट करते हो तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में आता है हाय, कैन आई हेल्प यू, ऐसे कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, राइट। तो इसमें तुमको जो आंसर देता है तो उस आंसर के अकॉर्डिंग आप जो टाइप करते हो क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाता है। तो वो स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंगली वर्क होता है मोस्टली, है ना। तो उसमें से आपको क्या मिलता है, जावास्क्रिप्ट को विदाउट पेज रिफ्रेश करके आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो, जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है यूजर के लिए, आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल टास्क है, उसके मेथड्स है, वेरिएबल कैसे डिजाइन करते हैं, अरे कैसे डिजाइन करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड में कैसे लिखते हैं, है ना। ऑलवेज जावास्क्रिप्ट में आपका जो भी सिंगल इंटीजर नंबर लिखो या कोई भी लिखो, वो ऑलवेज आपको एज अ ऑब्जेक्ट ही वर्कआउट करता है ना। उसके मेथड्स कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, वेरिएबल कैसे डिजाइन करते हैं, उसके लिए आपको कौन से कीवर्ड्स लगते हैं, जैसे देखो लेट एक लगता है, var एक लगता है, कांस्टेंट एक लगता है ना, ऐसे बहुत सारे, इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग अलग। टू स्ट्रिंग अरेज में हम मतलब की यूज करते हैं, देखो डेटाबेस से हम जावा यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न करते हैं, राइट। तो वो डेटा हम ऑलवेज जावास्क्रिप्ट में हम अरे नहीं यूज होता है, इधर लिस्ट नहीं रहता है, ठीक है, इधर लिस्ट नहीं रहता है। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जब भी डिजाइन होता है तो इस फॉर्मेट में होता है, डबल कोट, फॉर एग्जांपल आईडी कोलन 1 कॉमा, नेम रहेगा नेम डबल कोट, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में रहता है। अगर नेक्स्ट फील्ड रहेगा तो कॉमा यहाँ पे आएगा, नहीं रहेगा तो कॉमा नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, इसको जेसन भी बोलते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस कॉल्ड एज जेसन। और ये जेसन है ना, एवरी एप्लीकेशंस में विदाउट दिस आपका एप्लीकेशंस कम्युनिकेट होता ही नहीं क्रॉस प्लेटफॉर्म वाले एप्लीकेशंस। तो जेसन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करवाना या फिर कुछ यूज करना तो जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, हाँ अंडरस्टैंड है कैसे होगा। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पावरफुल लैंग्वेज है ये। अगर आपको अच्छे से इसके स्क्रिप्टिंग की कमांड्स आ गए तो आप कोई भी वेबसाइट का सब डेटा, कोई भी वेबसाइट का सब डेटा आप क्या कर सकते हो, ब्रिज कर सकते हो, ओके। और दूसरा एक चीज रहता है
अगर कोई सिक्योर वेबसाइट डिजाइन करता है तो जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करवा के रखता है ना, ऑप्शंस रहते हैं डिसेबल करवाने। आप स्पेसिफिक पेज पे भी डिसेबल करवा सकते हो, ऑल एप्लीकेशंस पे भी करवा सकते हो, एवरीवेयर करवा सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का पता चला, यस एवरीवन। जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में से jQuery आता है। तो jQuery में जब आप यूज करते हो तो इसमें क्या रहता है पता है क्या, सेम जावास्क्रिप्ट के तरह ही वर्क करता है, बट इसमें सिंटैक्स अलग है, सिंटैक्स अलग है। इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट काम करेगा और इसमें आपका $साइन एलिमेंट्स लेने के लिए ऐसा सिंटैक्स वर्कआउट होता है। और इसको हम पेज पे जहां पे भी डिजाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल आईडी से मैंने कुछ एक वैल्यू 1 ऐसे कुछ तो दे दिया है, तो ये 1 मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये $साइन को पता चलता है, अगर ये आईडी है तो यहाँ पे मैं हैश यूज करूंगा डबल कोट के अंदर, और इसको पता चलता है कि इस आईडी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करना है, अपडेट करना है ना। जैसे आपके जेएसपी पेज रहने दो या तो एंगुलर का वेबसाइट रहने दो, जो वैलिडेशन मैसेजेस जो रहते हैं ना, वो हम ज्यादातर jQuery से देते हैं। कौन से वैलिडेशन मैसेजेस जो रहते हैं वो हम jQuery से देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपने अगर कोई वेबसाइट पे ईमेल का फील्ड्स ले लिया है ना, बाय डिफॉल्ट है उसका, बट आपने @gmail.com नहीं दिया तो उस पे एप्रोप्रिएट मैसेज आना चाहिए, है ना। तो वो मैसेज हम हमारे jQuery के लैंग्वेज से डिजाइन कर सकते हैं कि हमें इस फॉर्मेट में आपका मेल एड्रेस चाहिए, वो दे दो, तब तक मैं आगे की प्रोसेस नहीं करूंगा, है ना। तो jQuery में हम वो डिजाइन कर सकते हैं। अजाक्स कॉलिंग क्या रहता है वो बताता हूँ। अजाक्स कॉलिंग रहता है, ये कॉल इसके लिए होता है, असिंक्रोनस कॉल रहता है, ठीक है। असिंक्रोनस कॉल, इस कॉल में क्या होता है, इसका लेना देना नहीं किसी अदर कॉलिंग के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे रिक्वायरमेंट ऐसा है कि पेज लोड हो रहा है, और अगर यहाँ पे लोड होने के बाद ऐसा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कंट्री, ठीक है। इस कंट्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टेट क्या होना चाहिए, स्टेट कॉलिंग होना चाहिए, देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटाबेस में ऐसा डेटा है, यूएस कंट्री है, इंडिया कंट्री है, इसके स्टेट अलग है, इसके स्टेट अलग है, राइट। अब मैंने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट किया तो ये डिटेल्स मुझे यहाँ पे लेकर यहाँ पे लेकर आना चाहिए। अगर मैंने ये इंडिया सेलेक्ट किया तो इसके डिटेल्स मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आना चाहिए, राइट। कैसा तो ये जो कॉलिंग्स होगा ये मेरा डेटाबेस में डेटा कहाँ पे है, डेटाबेस, और इस पेज पे डेटा डेटाबेस से लेकर आना, तो मेरे को बीच में एक मिडलवेयर डिजाइन किया हुआ था जिसको हम एक तो सर्वलेट बोलते हैं या तो कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, सर्वलेट बोलते हैं या तो कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर से हम ऑलवेज डेटाबेस को हिट करवाते हैं, डेटाबेस से डेटा लाकर इस पेज पे देते हैं, ऐसे कॉलिंग रहता है। विदाउट दिस आप डायरेक्टली डेटाबेस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, इस पेज पे से मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया यूएस। अब ये क्या है, ड्रॉप डाउन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करने के बाद में से ऑन चेंज नाम का मैं एक इवेंट्स लिखूंगा, फंक्शंस डिजाइन किया है। इस ऑन चेंज नाम के फंक्शंस पे मैं अजाक्स कॉलिंग प्रोवाइड करूंगा। अजाक्स कॉलिंग क्या रहता है,
डेटाबेस जो रहता है ना, यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, गेट ऑल कंट्रीज नाम का एपीआई डिजाइन किया, इस एपीआई को इस अजाक्स कॉल में मुझे कॉलिंग करना पड़ता है और रिटर्न में मुझे डेटा लेकर आना पड़ता है। और ये जो डेटा रहता है ये मेरा इधर ऑलवेज डेटा ऑब्जेक्ट में मिलता है और वो ऑब्जेक्ट को मैं एज अ रिप्रेजेंटेशन करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ। तो ये जो अजाक्स कॉलिंग का सिंटैक्स है ना, आपको 4 लाइंस लिखना पड़ता है। टाइप ऑफ मेथड डिजाइन करना पड़ता है, यूआरएल क्या है वो डिजाइन करना पड़ता है, रिस्पांस में क्या आने वाला है और इसके लिए इनपुट क्या लगने वाला है ना। ये 4 फील्ड्स आपको मैनिपुलेट रहते हैं। यूआरएल में क्या रहेगा, http://abc.com समथिंग, ठीक है। और इसके लिए आप यहाँ पे डेटा फेच करके ला रहे हो ऑन द बेसिस यूएस। तो ये यूएस का वैल्यू जो है ना वो इसके साथ कॉन्टेक्ट करना है, तो आपको इस इनपुट वाले इसमें ऐड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल कोट या जो भी डॉलर साइन करी बेसिस में आपने यहाँ पे यूएस पास करोगे। तो ये यूएस नाम की यूआरएल के साथ यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली डेटा फेच करवा कर लेकर आए। अब इस टाइप में क्या मिलेगा आपको, टाइप मतलब क्या, पैरामीटर का जो टाइप है वो दे सकते हो। मेथड का टाइप गेट रहेगा तो गेट दे देना, पोस्ट रहेगा तो पोस्ट दे देना। इसके सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स आपको मिस नहीं करना। और दूसरा एक चीज है, जावास्क्रिप्ट रहने दो, jQuery रहने दो, अजाक्स रहने दो, इसमें आपको कभी भी अगर सिंटैक्स वाला एरर आता है तो उसमें ऑलवेज आपको एरर करने के लिए डिबगिंग स्किल बहुत जबरदस्त लगता है, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो आपका सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट अजाक्स कॉलिंग कभी भी आपका ऑलवेज मैक्सिमम टाइम ये क्या पे काम करता है, ब्राउजर का, है ना। तो ऑलवेज अपने को अगर डिबग करना है तो इनकॉग्निटो नाम का एक ऑप्शन रहता है, पता ना, तो उस पर आपको काम करना पड़ता है, उसमें आपको डेटा हिस्ट्री मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। तो इतने सब टेक्नोलॉजीज आपको रीड आउट करना है। और बैकएंड में क्या अपने तो जावा या स्प्रिंग या पाइथन और प्लस फ्रंट एंड की जो अभी मैंने जितने टेक्नोलॉजीज बताया वो ऐड किया, तो आपका फुल स्टैक का क्या बनता है, डेजिग्नेशन बनता है फुल स्टैक, ठीक है। यस Sir, in backend also we can do Node.js, Express. यस यस यस, बैकएंड आल्सो नोड.js रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोड.js में आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। जावा ही पाइथन ही बैकएंड में रह सकता ऐसा नहीं है ना। नोड.js भी आप बैकएंड में ही यूज कर सकते हो, आल्सो फ्रंट एंड में भी यूज होता है और बैकएंड में भी यूज होता है। यस, ये पूरा स्टैक रहता है। इतना नॉलेज जिसके पास भी रहेगा एवरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, तो उसको मार्केट में वैल्यू हो जाता है ना। ओनली अभी कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे को स्प्रिंग बूट आता है तो वो सिर्फ स्प्रिंग बूट पे ही पूरा नॉलेज क्या करते हैं, उस पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन करवा कर ले लेते हैं। बट इनकेस अगर आपके पास फ्रंट एंड का भी टेक्नोलॉजी है, स्टैक है वो भी, तो आपका रिज्यूम शॉर्टली ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू ओनली स्प्रिंग वाले के अकॉर्डिंग या ओनली नोड बैकएंड वाले के अकॉर्डिंग, ओनली पाइथन के अकॉर्डिंग। तो इस रिज्यूम में अगर फ्रंट एंड का कब टेक्नोलॉजीज ऐड करते हो, ये जावास्क्रिप्ट, jQuery, अजाक्स, एंगुलर, रिएक्ट एक्सेट्रा जो भी आपको आता है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, तो आपका एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि रिज्यूम जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है ना, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज पे वन बाय वन हम सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। HTML में क्या क्या लिया जाएगा, उसका जैसा HTML का हम स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं बता दूंगा, ठीक है। HTML में मोस्ट ऑफ द वे हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्म डिजाइनिंग ज्यादा रहता है ना, फॉर्म्स डिजाइनिंग ज्यादा रहता है। कंटेंट डिस्प्ले बहुत रहता है ना, इमेजेस अकॉर्डिंगली
वीडियोस अकॉर्डिंग दिस भी रहता है ना, फॉर्म रहता है, कंटेंट रहता है, इमेज रहता है, वीडियोस रहता है। ऑल्सो इसके बाद में से सर्विसेज जो हम यूज करते हैं, सर्विसेज मतलब डिफरेंट टाइप का जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह, ये कैसे यूज करते हैं। और इसमें और एक पार्ट है लिंकिंग। लिंक कैसे करते हैं, मतलब वन पेज कॉलिंग करना है दूसरे पेज के साथ, है ना, एक HTML पेज, JSP पेज हम कॉलिंग करेंगे, है ना, तो वो कैसे कॉल करते हैं, है ना, वो भी इसमें लिंकिंग के अकॉर्डिंगली रहता है। इतना सारे कंपोनेंट्स हम HTML में कंप्लीट करेंगे। मोस्ट ऑफ द फोकस हमारा इस पे रहेगा। फॉर्म डिजाइन, फॉर्म में क्या रहता है, ऑलवेज वेब एप्लीकेशन जब डिजाइन करते हो तो आपने देखो कोई भी वेबसाइट ले लेना, SBI ले लो, है ना, या तो कॉलेज के कोई तो वेबसाइट ले लेना, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, ठीक है। अब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्या क्या फील्ड्स आपको मैंडेटरी लगते हैं, आप वो डिजाइन करते हैं। तो उस पे जो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के वक्त जो भी डिटेल्स फिल करता है, वो डिटेल्स हमें इन फ्यूचर के लिए क्या लगता है, यस, इन फ्यूचर में वो डेटा हमें ऑलवेज लगता है, तो वो हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव के लिए हमें क्या आना चाहिए, डेटाबेस आना चाहिए। और डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए मिडलवेयर जो बोलते हैं, वो मिडलवेयर का कोडिंग भी आना चाहिए, जैसे कि हम नोड.जेएस बोल सकते हैं, जावा बोल सकते हैं, पाइथन बोल सकते हैं, स्प्रिंग बोल सकते हैं। क्लियर है, यस एवरीवन। ये फॉर्म्स का डेटा हमें ऑलवेज डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स में कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, एक्सेट्रा, जैसे आपको स्टोर करना है ना, या तो डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हो। तो डेटाबेस में भी मल्टीपल डेटाबेसेस है। एक डेटाबेस माइस्क्यूएल रह सकता है, दूसरा रह सकता है ओरेकल भी रह सकता है, मंगोडीबी आता है, ठीक है, मंगोडीबी रह सकता है, पोस्टग्रे रह सकता है, कैसेंड्रा रह सकता है ना, पोस्टग्रे, कैसेंड्रा से बहुत सारे डेटाबेसेस। H2 डेटाबेस रह सकता है, ये अपना डमी डेटाबेस रहता है फॉर डेवलपिंग पर्पस, ठीक है। ये SQL डेटाबेसेस है, ये नो SQL डेटाबेसेस है। दो कैटेगरी के डेटाबेस रहते हैं। SQL मतलब जिसमें आपको क्वेरीज वर्क करना पड़ता है, इसमें क्वेरीज वर्क नहीं रहता है। डायरेक्टली आप डेटा मंगोडीबी में डायरेक्टली आप डेटा एज अ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका अगर जेसन फॉर्मेट है, आईडी 1 नेम ABC, डायरेक्टली ये सेम एज इट इज आप डायरेक्टली इसमें स्टोर कर सकते हो। मंगोडीबी में नो एसक्यूएल डेटाबेस में डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो। क्लियर है, वहां पे सिर्फ आपका एक OID जनरेट होता है, जब इंसर्ट होता है ना तो एक ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होता है, उसको OID नाम से पॉइंटिंग किया जाता है। उस आईडी से आपका वो डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिकनेस रहता है। तो ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपको आना चाहिए, और इसके लिए ये 2 महीना 4 महीने में सीखने के लिए आपके पास से भी इनपुट चाहिए, है ना। अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, HTML में रहने दो, CSS में रहने दो, या कोई भी रहने दो, अगर मैंने आपको 2 मेथड्स बताया तो उस मेथड्स के आगे आपको भी थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ता है, ठीक है। सबसे बेटर थिंग्स ये रहता है, और सबसे बेटर वे रहता है जब खुद सर्च करते हो ना, तो उस चीज का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है ना। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपको क्या सर्च करना है, कितना सर्च करना है, कितना लाइन ऑफ कोड यूज करना है ना, ये सबसे मेन चीज रहता है ना। तो ये चीज पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। आपके साइड अगर हम आपको 100% दे रहे हैं, तो आपके साइड से हमें 200% चाहिए, राइट। अगर एक कोई टास्क दिया जाता है, कल पूछा जाता है, नहीं कंप्लीट हुआ, सेकंड डे को पूछा जाता है, सर नहीं हुआ, आज करता हूँ, 3 दिन बाद करता है, तो 3 दिन बाद जो करता है, जो मैंने आपको 100% दिया उसमें से 80% यूज करेगा,
20% मिस करेगा। जो आपसे 200 था उसमें से भी आप क्या हो रहा है 100% लॉस हो रहा है। आपने कुछ सर्च किया नहीं ना उस चीज पे, उस पे आपको इम्प्लीमेंट करना था, कुछ सर्च करना चाहिए था। तो सर्चिंग भी कैसे करते हैं और कितना कोड यूज करना पड़ता है, कैसे यूज करना पड़ता है, ये भी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, यस एवरीवन। तो HTML में तो ये बेसिक लैंग्वेज है, ये सभी को ऑलरेडी कुछ सिंटैक्स वगैरह आते हैं मोस्ट, है ना। फिर भी ब्रशअप के लिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, CSS भी कैसे अप्लाई होता है। CSS और HTML में अगर आपने टोटल देखा तो 6 महीने भी कम होते हैं, है ना, 6 महीने भी कम हो जाएंगे। सिर्फ HTML CSS के लिए भी कंपनीज में ओपनिंग्स रहते हैं, सिर्फ HTML CSS, बट इसमें रेस्ट्रिक्शंस रहता है, पैकेज इंक्रीज नहीं होते हैं। और अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो वहां पे पैकेज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है ना। या तो फिर HTML CSS है तो उसमें कोई भी टेक्नोलॉजीज आपको ऐड करके वो यूज करो, न्यू थिंग्स और फिर से सीखना पड़ेगा। तो जब डेवलपिंग में आ रहे हो ना तो ऑलवेज रिमेम्बर रखो कि आपको इतना आता है, स्प्रिंग आता है, जावा आता है, डेटाबेस आता है, हाइबरनेट आता है, HTML आता है, CSS आता है, सब आता है। तो कल को जाकर अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजीज पे आपका शिफ्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको 1 महीना 2 महीना पूछा जाता है, कितने दिन में कर सकते हो। जैसा आपका ग्रैबिंग पावर रहेगा उसके ऊपर आप बता सकते हो सर मेरे को 1 महीना लगेगा। 1 महीना आपको कुछ नहीं बोलेगा वो सर, 1 महीने बाद में से और 5 दिन 10 दिन लेगा, बोलेगा क्या अपडेट है, तो आप बोलेंगे सर इतना वो उतना, फिर बोलेगा 1 महीने में आपको इतना भी नहीं हुआ उतना भी नहीं। तो आपका खुद का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी रहता है ना। मैं ही आपको आज यहाँ पे लेक्चर ले लूंगा, आप उतना ही कंप्लीट करोगे, उसके आगे उस टॉपिक पे आप कुछ भी सर्च नहीं कर रहे हो या ना ही कुछ थिंक कर रहे हो, ना ही कुछ आप उस पे एग्जाम्पल्स बना रहे हो, तो उसका कुछ भी ये नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये गो थ्रू कर लेना। ठीक है।